नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और हम राजस्थान साहित्य को समझ रहे थे और राजस्थान साहित्य को हमने 3 भागों में बांटा था। एक तो प्राचीन साहित्य, दूसरा मध्यकालीन साहित्य और तीसरा था आधुनिक साहित्य। तो प्राचीन साहित्य की बात हमने कर ली थी, मध्यकालीन साहित्य को भी हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे आधुनिक साहित्य के बारे में, जिसकी महत्वपूर्ण रचनाओं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाओं से शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है रासो। रासो का क्या मतलब होता है कि मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, मोतीलाल मेनारिया जो इतिहासकार है उनके अनुसार, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहा जाता है। किसी निश्चित व्यक्ति विशेष का कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन किसी एक जगह पर मिले तो उसको बोलते हैं रासो। जैसे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर उसके विजय, युद्ध, कीर्ति और वीरता के बारे में एक ग्रंथ में बखान किया, जिसे पृथ्वीराज रासो कहा जाता है। नरपति नाले, विशल देव रासो इन्होंने लिखा, जो विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव के दरबारी विद्वान थे। गिरधर आशिया, इन्होंने सगत रासो, दौलत विजय, खुमान रासो, कुंभकर्ण ने रतन रासो, जोधराज ने हम्मीर रासो। तो रासो का क्या मतलब होता है कि जिसमें किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता इन सब का बखान किया जाए उसे रासो कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। नरपति नाले का विशल देव रासो, गिरधर आशिया का सगत रासो, दौलत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो और जोधराज का हम्मीर रासो। उसी तरह एक और मुख्य परिभाषा है कि मर्ष्या क्या होता है। मर्ष्या, मर्ष्या का मतलब होता है कि किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके शोक में जो छंद गाए जाते हैं उनको मर्ष्या बोलते हैं। जो काव्य की रचना की जाती है ताकि किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु पर, अब उस रचना में, उस काव्य में क्या गाया जाता है, उनके जीवन के किए गए कार्यों और गुणों का बखान किया जाता है। तो ऐसे एक उदाहरण है राणे जगपत राम मर्ष्या। जब महाराणा जगत सिंह की मृत्यु हुई तो उनके शोक में एक मर्ष्या गाया गया, राणे जगपत राम मर्ष्या, जिनमें इनके गुणों और इनके किए गए महान कार्यों का वर्णन मिलता है। तो मर्ष्या और रासो में हमने अंतर देखा। अब हम महत्वपूर्ण आधुनिक साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कुंभा, महाराणा कुंभा के समय से। महाराणा कुंभा का जो समय रहा वो मेवाड़ का काफ़ी अच्छा समय रहा और इसमें सांस्कृतिक गतिविधियां काफ़ी हुई। जो स्थापत्य कला है या फिर स्थापत्य कला या साहित्यिक कला की बात करें, उसका सबसे ज़्यादा विकास कुंभा के काल में हुआ और कुंभा के बाद राज सिंह के काल में हुआ था। तो कुंभा की बात करेंगे तो कुंभा के समय में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो पहला जो ग्रंथ है वो है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया कानड़ व्यास के द्वारा। कानड़ व्यास के द्वारा कुंभा के काल में एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा गया। अब इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि एकलिंग महात्म्य 2 भागों में विभक्त है और 2 भागों में से जो एक भाग है वो स्वयं कुंभा द्वारा लिखा गया, कुंभा द्वारा लिखा गया। और उस भाग का नाम आता राजवर्णन। कौन सा भाग है? राजवर्णन भाग है। किसका भाग है? एकलिंग महात्म्य का। और दूसरा भाग किसके द्वारा लिखा गया? कानड़ व्यास के द्वारा। तो एकलिंग महात्म्य का एक भाग जिसका नाम राजवर्णन आता है वो कुंभा द्वारा लिखा गया। और आगे बात करेंगे तो कुंभा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हुए जो इन्होंने संगीत के ऊपर लिखे। संगीत के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे कुंभा ने। उनमें जो 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहला जो ग्रंथ है वो है संगीत राज। संगीत राज ये भी 5 भागों में बटा हुआ है। दूसरा है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। तीसरा है संगीत रत्नाकर और चौथा है सूड प्रबंध। सूड प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध सब किसके द्वारा लिखे गए? महाराणा कुंभा के द्वारा। और किससे रिलेटेड थे? किससे इनका संबंध था? संगीत से, क्योंकि कुंभा को वीणा बजाने का शौक था और इनके जो जैन आचार्य थे, इनके संगीत गुरु से
जैनाचार्य इनके चित्रकला के गुरु थे, हीरानंद जैन, और जबकि इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास। सारंग व्यास कौन आता है? सारंग व्यास इनके संगीत गुरु थे। इन्होंने इनसे संगीत की शिक्षा ली और 4 ग्रंथ बनाए, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और षूड प्रबंध। कुंभा द्वारा रचित 2 और महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं जिनका नाम आता है, एक का नाम तो आता है हरवर्तिका, हरवर्तिका, और दूसरा नाम इनका आता है कामराज रतिसार। तो कामराज रतिसार और हरवर्तिका ग्रंथ भी किनके द्वारा लिखे गए? महाराणा कुंभा के द्वारा। और कुंभा की बात हम कर रहे हैं तो कुंभा ने 2 टीके भी लिखे। एक तो टीका लिखा गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, और दूसरी पुस्तक है चंडी शतक का टीका, चंडी शतक का टीका। किसके द्वारा लिखा गया? महाराणा कुंभा के द्वारा। गीत गोविंद एक पुस्तक है जिसका टीका लिखा गया। टीका का मतलब होता है किसी पुस्तक का सारांश लिखना, संक्षिप्त में उसको वर्णन करना टीका कहलाता है। तो गीत गोविंद जो पुस्तक है उसका टीका लिखा किसने? महाराणा कुंभा ने। और ये किसकी पुस्तक थी? जयदेव की। तो जयदेव इसके क्या है? लेखक हैं गीत गोविंद के, और जिनका टीका लिखा है कुंभा द्वारा। और चंडी शतक का टीका भी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे साहित्य अपन ने देखे कुंभा के जीवन काल के। अब हम महत्वपूर्ण लोगों की बात करेंगे जिन्होंने आधुनिक इतिहास की विचारधारा को बदला। उसमें जो पहला नाम आता है महत्वपूर्ण नाम, कर्नल जेम्स टोड का, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान इतिहास का जनक बोलते हैं। राजस्थान इतिहास का क्या बोलते हैं? इनको जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। इनके जन्म की बात आएगी तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जन्म हुआ इनका 1782 ईस्वी में, और ये भारत आए कब? 1806 ईस्वी में। कहाँ पर आए? मांडल में। और मांडल जगह कहाँ पर है? भीलवाड़ा। ये पॉलिटिकल एजेंट भी रहे अंग्रेजी सरकार में, और ये घोड़े पर घूमते थे तो इनका एक उपनाम आता है घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा किसका उपनाम है? कर्नल जेम्स टोड का उपनाम है, और राजस्थान इतिहास के जनक है। इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, उस पुस्तक का नाम हम देखेंगे, और वो पुस्तक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, जिसका नाम आता है द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपुताना ऑफ इंडिया। ये 1829 में इन्होंने लिखी, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपुताना ऑफ इंडिया, और इसी का नाम आता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान का राजस्थान शब्द मिलता है। द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपुताना ऑफ इंडिया 1829, और एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई? कर्नल टोड के द्वारा। और इस पुस्तक का जो संपादक है वो संपादक है इसका विलियम क्रुक। विलियम क्रुक द्वारा ये संपादित की गई कौन सी पुस्तक? और ये पुस्तक किसको समर्पित है? ये पुस्तक समर्पित है किसको? इनके गुरु को, और इनके गुरु का नाम आता है यति ज्ञान चंद्र। यति ज्ञान चंद्र किनके गुरु है? कर्नल जेम्स टोड के। तो राजस्थान इतिहास का जनक, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, वहाँ से ये मांडल सबसे पहले आए भीलवाड़ा नामक स्थान पर। घोड़े वाले बाबा इनको कहा जाता है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और संपादक कौन है इनका? विलियम क्रुक है इस पुस्तक का संपादक, और इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, जिनको ये पुस्तक इन्होंने समर्पित करी थी। ये तो हो गई किसकी बात? कर्नल टोड की बात, जेम्स टोड की बात। जनरल जेम्स टोड के बाद हम अगले व्यक्ति की बात करेंगे, उनका नाम आता है कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि सबसे पहली बात तो आती है कि किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये महाराणा
सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान थे। महाराणा सज्जन सिंह के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। कौन? कवि राजा श्यामलदास। महाराणा है तो कहाँ के शासक होंगे? मेवाड़ के शासक होंगे, क्योंकि मेवाड़ के शासक अपने आगे क्या लगाते थे? राणा या महाराणा शब्द लगाते थे। और कवि राजा श्यामलदास की एक पुस्तक है जिसका नाम आता है वीर विनोद। कौन सी पुस्तक है? वीर विनोद। वीर विनोद इस पुस्तक में इन्होंने मेवाड़ का इतिहास बताया, मेवाड़ इतिहास का वर्णन किया गया है। और मेवाड़ इतिहास का वर्णन किया गया है और इसी पुस्तक से हमें एक बात पता चलती है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। कवि राजा श्यामलदास की पुस्तक है वीर विनोद। कवि राजा की उपाधि इनको किसने दी? सज्जन सिंह के द्वारा दी गई। ये जो उपाधि है ये सज्जन सिंह के द्वारा दी गई इनको, श्यामलदास। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी कवि राजा श्यामलदास के बारे में। और इनकी पुस्तक को हम ध्यान रखेंगे। कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक है? वीर विनोद। अगले कौन महत्वपूर्ण कवि या फिर ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति हुए? उनका नाम आता है विजयदान देता। विजयदान देता। विजयदान देता का उपनाम की बात करें तो इनको राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? विजयदान देता को। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करेंगे उससे पहले इनको कौन कौन से अवार्ड मिले उसकी बात करते हैं। तो 2004, 2011 और 2012 ये 3 सन महत्वपूर्ण है। 2004 में इनको पद्मश्री दिया गया। 2004 में किससे नवाजे गए? पद्मश्री अवार्ड से। और राव सिन्हा अवार्ड इनको दिया गया 2011 में। और 2012 में इनको राजस्थान रत्न दिया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार राजस्थान रत्न भी इनको मिला हुआ है 2012 में। तो इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इनको ये रत्न मिले? तो इन्होंने बहुत सारी अच्छी रचनाएं लिखी और बहुत सारी इतनी महत्वपूर्ण रचना है इनकी जिनके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है, फिल्म भी बन चुकी है। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण रचना है बातारी फुलवारी। क्या नाम आता है? बातारी फुलवारी। किसकी रचना है? विजयदान देता की। काफी बार प्रश्न भी पूछा गया है। बातारी फुलवारी। मारो बदलो विजयदान देता की पुस्तक है। एक और नाम आता है दुविधा, एक आता है परिणीति, एक आता है चरणदास चोर, एक आता है चौधराइन की चतुराई। सब किसकी पुस्तक है? विजयदान देता की। अलेबू हिटलर, उलझन ये भी किसके द्वारा लिखा गया? विजयदान देता। बाता की फुलवारी, मारो बदलो, दुविधा, परिणीति, चरणदास चोर, चौधराइन की चतुराई, अलेबू हिटलर और उलझन, ये सब किसके द्वारा लिखा गया? ये सब रचनाएं हैं विजयदान देता की। और दुविधा जो इनकी रचना है इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है पहेली। जो पहेली फिल्म है वो इसी दुविधा पर आधारित है, पहेली। तो अगर पूछे पहेली किससे संबंधित है तो वो भी विजयदान देता से संबंधित है। आगे और बात करेंगे इनके महत्वपूर्ण कार्यों की। तो इन्होंने अगर बात करें तो बोरुंदा कहाँ है? जोधपुर में है। वहाँ पर एक संस्थान के ये सह-संस्थापक हुए रूपायण संस्थान के। रूपायण संस्थान के सह-संस्थापक का मतलब क्या है कि इसका ओरिजिनल संस्थापक कोई और है, उनका साथ किसने दिया था? विजयदान देता ने। और इसके जो वास्तविक संस्थापक है वो है कोमल कोठारी। तो कोमल कोठारी के साथ मिलकर इन्होंने रूपायण संस्थान बोरुंदा जोधपुर में स्थापना करी थी। ठीक है। अब बोरुंदा जोधपुर में ही क्यों करी? क्योंकि इनका जन्म भी यहीं हुआ था। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? बोरुंदा में हुआ था।
1926 ईस्वी में। तो यहाँ पर इन्होंने रूपायण संस्थान की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या है रूपायण संस्थान को, कि राजस्थान की कलाएं संस्कृति को संरक्षित रखना, इनको संरक्षण प्रदान करना। जो कृतियां या फिर जो कलाएं विलुप्त होती जा रही है उनको संरक्षण प्रदान करना किसका उद्देश्य है, रूपायण संस्थान का, बोरुंदा जोधपुर में जो है। रचनाएं बातारी फुलवारी, म्हारो बदलो, दुविधा, परिणति, चरणदास, चोर, चौधराइन की चतुराई, अलेबू, हिटलर और उलझन, ये सब रचनाएं किनकी है, विजयदान देता की रचना है। आगे बात करेंगे और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, तो उनमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट, इनके बारे में जब हम आंदोलन पढ़ते हैं या क्रांतियां पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्रांतिकारी व्यक्ति हुए। और केसरी सिंह बारट के जीवन की घटना आती है कि जब 1903 में, कब की बात करेंगे, 1903 में भारत के वायसराय कौन थे, वायसराय 1903 में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे भारत के क्या, वायसराय। और इन्होंने दिल्ली में क्या आयोजन किया, एक दरबार का आयोजन किया। एक दरबार लग रहा है कहाँ पे, दिल्ली में। और इधर बात करेंगे उदयपुर के शासक की, तो इस समय पे उदयपुर के जो शासक है उनका नाम आता है फतेह सिंह। क्या नाम है, फतेह सिंह। अब फतेह सिंह कहाँ गए, रेलवे स्टेशन गए, और ये किस में बैठने वाले हैं, रेल में बैठने वाले हैं। और रेल कहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसमें बैठ के जाना चाहते हैं कहाँ पे, दरबार में, जहाँ लॉर्ड कर्जन का दरबार है वहां पर ये जाना चाहते हैं। तो केसरी सिंह बारट क्या करते हैं, कुछ पंक्तियां लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कुछ पंक्तियां लिखते हैं, जिसका नाम आता है चेतावनी रा चुंगटिया। यही एक महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में जो हमें याद रखनी है, जो जहां से प्रश्न आता है, चेतावनी रा चुंगटिया। चेतावनी रा चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया, केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया। इसमें कितने सोरठे हैं, 13 सोरठे हैं, 13 छंद हैं। और ये 13 छंद जो है, 13 सोरठे किसको पहुंचाए गए, फतेह सिंह को पहुंचाए गए। इसमें जब 13 सोरठों को फतेह सिंह ने पढ़ा तो इनके अंदर स्वाभिमान की भावना जागृत हुई, एक देश प्रेम की भावना जागृत हुई, और इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, मतलब ये इस दरबार में नहीं गए। जो 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार लगाया था उसमें फतेह सिंह फिर उपस्थित नहीं हुए। क्यों उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि इनका स्वाभिमान जगाया गया कि आप मेवाड़ के शासक हैं और मेवाड़ के शासक कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। वैसा चेतावनी इनको दी गई चेतावनी राज चौंगटिया में, जिसमें 13 सोरठे केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है केसरी सिंह बारट, और इतने महत्वपूर्ण है कि जब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बता ही देता हूं। इनके पुत्र का नाम आता है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। इनका भाई का नाम आता है जोरावर सिंह। जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, ये सारे लोग केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और इनके एक दामाद भी आते हैं, ये चारों जो पूरा का पूरा परिवार था ये किसमें कूद पड़ा था, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ा था। और दोस्तों बात आती है प्रताप सिंह बारट की। इनको बनारस कांड के कारण, बनारस में कॉन्स्पिरेसी हुई थी, बनारस में बनारस कांड के कारण इनको जेल में डाल दिया था, बरेली जेल में। बरेली जेल में इनको डाल दिया था और वहाँ इनको यातनाएं दी गई। बहुत छोटी उम्र में इनको यातनाएं दी गई चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा। वहाँ पे जो जेल प्रभारी थे वो थे क्लीवलैंड, चार्ल्स क्लीवलैंड। चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा इनको यातनाएं दी गई, बहुत खतरनाक यातनाएं दी गई। क्यों यातनाएं दी गई कि भाई आप अपने साथियों का नाम बता दीजिए, आप अपने साथियों का नाम बता दीजिए। बनारस कांड में आपके साथ साथ कौन शामिल था। क्लीवलैंड के द्वारा बरेली जेल में इनको भारी यातनाएं दी गई और इनको जब ये यातनाओं से भी इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला तो इनको क्या बोला गया कि आपकी माँ आपके लिए बहुत रोती है, आपकी माताजी आपके लिए बहुत रोती है। तो प्रताप सिंह बारट ने जवाब दिया कि मेरी माता को रोने दो, पर मेरी वजह से और किसी की माताएं नहीं रोनी चाहिए। इतने महान
व्यक्ति हुए प्रताप सिंह बारट और मात्र 22 वर्ष की कम उम्र में इन यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये शहीद हो गए थे कब? 1918 में। कौन है? प्रताप सिंह बारट है। मात्र 22 साल की उम्र में इनकी 1918 में मृत्यु हो गई थी। किनकी यातनाओं के कारण? क्लीवलैंड की यात्राओं के कारण। तो इतने महान व्यक्ति, महान क्रांतिकारी हुए प्रताप सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट ने भगत सिंह के साथ काम किया है। तो केसरी सिंह बारट के पूरा परिवार ही किसमें था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जो अपन स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे उनमें, और पूरे केसरी सिंह बारट के परिवार की बात करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी? केसरी सिंह बारट की चेतावनी रात चुंगटिया, जिसमें 13 सोटे हैं। आगे देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीजों में और चीजें हम देखते हैं। अगले व्यक्ति है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचना है वह है वंश भास्कर। वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया वंश भास्कर। और इसकी जो शैली है इस ग्रंथ की, ये है चंपू शैली। यह प्रश्न भी आता है, चंपू शैली का मतलब क्या है? पद्य शैली है। मतलब ये श्लोकों में लिखा गया है, दोहों में लिखा गया। तो चंपू शैली का मतलब क्या है? पद्य शैली है। और इस ग्रंथ को विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ। विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है किसको? वंश भास्कर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये महाभारत के समान विशाल है। महाभारत के समान विशाल होने के कारण इसको विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें हाड़ा शासकों का इतिहास है। हाड़ा शासकों का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। हाड़ा शासकों का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। किसमें लिखा गया? वंश भास्कर में। और दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी आती है? वो आती है वीर सतसई। वीर सतसई जो पूर्ण इनके पुत्र ने की थी, मुरारी दान ने। स्टार्ट लिखना किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण ने। पर अंत उसका किसने किया था? पूरा किया था मुरारी दान ने। और इसमें 1857 की क्रांतिकारी घटनाओं का उल्लेख है। क्रांतिकारी घटनाओं का वर्णन मिलता है किसमें? वीर सतसई में। और इसमें 288 दोहे हैं। मतलब ये भी किसमें रचित है? पद्य शैली में रचित है। 288 दोहे इसमें हैं। और इसको पूरा किसने किया था? मुरारी दान द्वारा पूरा किया। मुरारी दान कौन है? पुत्र है। किसके पुत्र है? सूर्यमल मिश्रण के पुत्र है। तो सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक वंश भास्कर, वीर सतसई। और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें आती है इनकी, वो है धातु रूपावली। धातु रूपावली, बलवंत विलास, राम रंजार, सती राशो। ये सब किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा धातु रूपावली, बलवंत विलास, राम रंजार, सती रासो, साथ में वंश भास्कर और वीर सतसई, सब किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। उसी तरह और बात करें और लोगों की जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और व्यक्ति आते हैं कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया का भी महत्वपूर्ण योगदान है क्रांतिकारी गतिविधियों में। और इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है वह धरती धोरारी। धरती धोरारी। और ये ऐसा बोलते हैं कि धरती धोरारी को कोई सुन ले तो उसकी सोई हुई आत्मा भी जाग जाती है। धरती धोरारी तो सोई हुई आत्मा को जगा देने वाला गीत। जगा देने वाला गीत कौन सा है? धरती धोरारी। किसके द्वारा लिखा गया? कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखा गया। तो ये महत्वपूर्ण बातों की बात करी हमने। वैसे एक और पुस्तक है जो भी हम याद रख सकते हैं, जो ग्रियर्सन की पुस्तक है। ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने लिखा था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक
सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गिरीशन द्वारा, और जिससे हमने राजस्थान शब्द को लिया है। सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग इसी पुस्तक में किया गया था, गिरीशन द्वारा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये महत्वपूर्ण आधुनिक रचनाएं थी जिनकी हमने बात करी। केसरी सिंह बारट, वंश भास्कर जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया, विजयदान देता, कवि राजा श्यामल दास, इन सब महत्वपूर्ण लोगों की हमने बात कर ली। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो साहित्य में लगभग कवर होती है। कुछ छोटे मोटे साहित्य और बचे होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं राजस्थान इतिहास में या फिर और कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, लगभग हमने सारे साहित्य की रचनाएं कंप्लीट कर ली। धन्यवाद।